नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के तीसरे मुद्दे संधि के बारे में पढ़ेंगे। यह घटक कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हमने पहले दो घटक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो संधि क्या है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। जब दो निकटतम ध्वनियां आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेती हैं तो ऐसे ध्वनि समूह को संधि कहते हैं। उदाहरण हिम, धन, आलय, हिमालय। अब देखिए हिम, म और आ मिलकर बना मा। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसी को हम संधि कहते हैं। दयानंद, दया प्लस आनंद, दयानंद। सु, धन, आगत, स्वागत। ठीक है, तो ये हो गया संधि। अब संधि विच्छेद क्या है? ठीक इसी का उल्टा। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखते हैं कि संधि के प्रकार कौन से हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वर संधि के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो स्वर संधि क्या है? बिल्कुल आसान है। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से। और स्वर कौन कौन से हमको पता है। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, रु, ओ, औ, अम, अह। ये है हमारे स्वर। तो जब दो स्वर साथ में आ जाएं तो उसके अंदर जो परिवर्तन होगा उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। देखो अ और अ जुड़कर बना आ। इसी तरह से अ और आ जुड़कर भी आ बनेगा। ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनी बड़ी, है ना। छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ। तो यह जो छोटे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लघु, और बड़े को दीर्घ। इसीलिए इस दीर्घ बन रहा है, इसलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। इसके 5 भेद हैं। ठीक है, तो अब दीर्घ संधि में कैसे हुआ? देव, व में अ लगा हुआ है। अ क्या है? स्वर है। तो देव, और उसके बाद धन, आलय। देव, अ और आ मिलकर बना आ, तो देवा, देवालय। रवि, धन, इंद्र। यहाँ पर छोटी और यहाँ पर छोटी मिलकर बना क्या? बड़ी, रविंद्र। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, भानुदय। इसी तरह से इन स्वरों को ए, ओ, अर, इनको बोला जाता है गुण स्वर। इसीलिए इसका संधि का नाम बना गुण संधि। तो इसमें क्या है? अ और आ के साथ अगर छोटी ई और बड़ी ई आती है, चाहे अ ई आए चाहे आ ई आए, तो ए बन जाता है, बदल जाता है रूप। ये सूत्र है। अ और आ के साथ उ और उ बनेगा तो ओ हो जाएगा। अ आ के साथ रू अगर आ गया तो अर हो जाएगा। तो यह नियम अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नर, धन, इंद्र, नरेंद्र। देखिए न, र, अ और ई, तो क्या बना? ए, तो नरेंद्र। वीर, र में अ है तो अ और उ मिलकर क्या बना? ओ, तो वीरो, वीरोचित। उसी तरह से अ आ के साथ रू अगर आता है, जैसे महा, आ, यहाँ पर आ है ना, अ के साथ आ जोड़ा है, और रू, तो क्या बन गया? अर। अर मतलब क्या? र ऊपर चला जाएगा, महर्षि, महर्षि, अर। ठीक। वृद्धि संधि में भी इसी तरह से अ आ के साथ ए ऐ अगर जुड़ेगा तो एक ही बनेगा, वो है ऐ। अ के साथ ए जोड़ो चाहे अ के साथ ऐ जोड़ो, ऐ बनेगा। आ के साथ ए जोड़ो चाहे आ के साथ ऐ जोड़ो, ऐ बनेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर तो उसका उदाहरण क्या बनता है? म, त में अ है और ऐ, और ऐ बना क्या? ऐ, ऐ ही बनेगा, तो मतैक्य हो गया। मत ऐक्य, मतैक्य। परम औषध, परम औषध। यहाँ पर देखिए औ बना, अ आ के साथ ओ औ जुड़ा तो क्या बना? औ बना। तो यहाँ पर म, अ और औ बनेगा तो औ बनेगा, तो परम औषध।
इस तरह से यण संधि में ई या ई के बाद ई के अतिरिक्त कोई भी स्वर क्या बन जाता है, य। यानी छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो ई के अलावा तो वो बन जाता है य। उसी तरह से उदाहरण देखिए, अति ई, छोटी के बाद अ लगा है, तो छोटी के बाद अन्य स्वर आ गया तो हो गया य बन गया। तो अत्य यानी यहाँ पर क्या बन गया, य बन गया। तो आधा हो गया और ये बन गया य, अत्यधिक। ऊ या ऊ के बाद ऊ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो वो बन जाता है व। ठीक, देखिए ऊ के बाद के साथ ऊ नहीं है, क्या है, अ है, तो इसलिए बन जाएगा व। तो अन्वय, अनुअय, अन्वय। ठीक उसी तरह से रू के बाद री के अतिरिक्त भिन्न स्वर अगर आता है तो र बन जाता है। ठीक, तो र क्या है, वही रू और के बाद अ आया है, आ आया तो गुरुवादेश हो गया, गुरु आदेश तो गुरुवादेश हो गया। ठीक है, अयादि संधि में ए के साथ भिन्न स्वर कोई भी आ जाए, ये मतलब ए के साथ ए न रहे, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो अय बन जाएगा। उदाहरण, ए के साथ अ आ गया, देखिए ए न में ए लगा है ना, ने, अ आ गया तो नयन हो गया, अय, ने, अयन, नयन। ओ के साथ दूसरा स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। तो अ आया है, भो के साथ भ में ओ है तो ओ के साथ अ आया तो क्या बना, भवन। ऐ के साथ भिन्न स्वर अगर आय आ गया तो क्या बना, जैसे ऐ के साथ अ आ गया तो क्या बना, आय बना। तो ये गए प्लस अक का हो जाएगा गायक। और भिन्न स्वर औ के साथ भिन्न स्वर अगर आ रहा है, यानी औ के साथ औ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर अगर आ जाए तो आव बन जाएगा, जैसे पौ अन, पावन। तो ये हो गया आपका स्वर संधि। लेकिन अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है, कठिन लग रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सब इतना सारा है तो बहुत जंजाल है जी का, तो अगर आप इतना भी ध्यान रखें कि सारे उदाहरणों में स्वर और स्वर मिले हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि स्वर और व्यंजन है। देखो, न में ए लगा है तो ए और अ दोनों स्वर है, हर जगह देखिए। पर म में अ लगा है तो अ और अ। तो ये जो उदाहरण है ये सारे के सारे आपको बता देते हैं कि ये स्वर संधि है। अगर आप इतना भी समझ गए कि स्वर संधि है, आपको प्रकार समझने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका परीक्षा की दृष्टि से काम पूरा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर के साथ व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर नियम थोड़े से लचीले हैं, क्या कि व्यंजन के साथ स्वर आए, चाहे स्वर के साथ व्यंजन आए, या व्यंजन के साथ व्यंजन आए, तो भी वह व्यंजन संधि ही कहलाएगा। स्वर के साथ ऐसा नियम नहीं था। स्वर के साथ नियम क्या था कि स्वर के साथ स्वर ही आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क, च, त, ट, प आपके नीचे हलंत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो स्वर हम लोग बता रहे थे ना कि म में अ है, तो इसमें से अ जो है वो निकाल लिया गया है, यानी पूर्ण रूप से ये क्या बचा है, व्यंजन। इसमें कोई स्वर जुड़ा नहीं है। तो अब उदाहरण सूत्र क्या है, क, च, त, ट, प के साथ यानी स्वर का स्वर जुड़ जाए या तीसरा या चौथा वर्ण जुड़ जाए तो बदल कर फिर से वो तीसरे वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान से सुनना। अब पहले ही लाइन का उदाहरण देखिए। क वर्ग, क में क्या होता है, क, ख, ग, घ, ng 5 लेटर होते हैं। तो क के साथ अगर कोई स्वर जुड़ जाए, कोई भी स्वर हो, या ऑब्लिक दिया, या तीसरा या चौथा वर्ण। अब देखिए तीसरा चौथा वर्ण कौन सा है, क, ख, ग, तीसरा है, चौथा घ है, तो गोल घूमकर वो बन जाएगा फिर से क्या, वो थर्ड बन जाएगा, यानी ग बन जाएगा। अब उदाहरण देखिए यहाँ पे, दिक प्लस गज, यानी क के साथ तीसरा वर्ण दे दिया है, ठीक है।
तो क के साथ तीसरा वर्ण देने पे बनेगा क्या, फिर से तीसरा ही बनेगा ना। तो दिक गज जो था वो दिग गज हो गया, यानी कि 2 बार यहाँ ग था और ये भी ग बन गया आधा, ये आधा क है आधा ग बन गया, तो दिग्गज हो गया। अब उसी तरह देखिए च वाले में, च में भी वही सेम नियम है, अच आदि, अच और उसके साथ अ जुड़ गया है, अब स्वर जुड़ गया है इसके साथ। देखिए स्वर का भी उदाहरण था यहाँ पर। अच आदि का क्या बनेगा, अब देखिए च छ ज, तीसरा लेटर क्या है, ज है ना। तो अच के साथ ये आ बदल जाएगा, च बदल जाएगा किसमें, ज में, तो अच आदि का बना अजादि। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। अब देखिए दूसरा जो व्यंजन संधि में दूसरा नियम है वो पहले और तीसरे व्यंजन के साथ, पहले और तीसरे व्यंजन के साथ नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन क्या होता है, 5वां लेटर, जैसे क में क्या होता है ng लास्ट में, च में क्या होता है ञ, ट में क्या होता है ण, त में क्या होता है न, प में क्या होता है म। इसको हम म जो आखिरी का व्यंजन है उसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो ये जो पहले और तीसरे व्यंजन के साथ अगर नासिक व्यंजन जुड़े तो वर्ग नासिक व्यंजन हो जाता है। वर्ग नासिक मतलब उस वर्ग का नासिक व्यंजन हो जाएगा, जिस वर्ग का वो व्यंजन होगा उस वर्ग का नासिक व्यंजन हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए वाक्मय। अब देखिए क जो है, क वर्ग का नासिक व्यंजन क्या है, ध्यान में करिए, आखिरी लेटर क्या है क लाइन का, न है ना। तो वाक्मय, म जुड़ा, म क्या है, नासिक के व्यंजन है, तो बनेगा क्या, उस वर्ग का नासिक व्यंजन। तो क वर्ग का नासिक व्यंजन क्या है, ng। देखिए वाक्मय का बना वांग्मय। त संबंधी नियम देखिए, इसमें काफी सारे नियम दिए गए हैं और उस नियम के अनुसार इसमें परिवर्तन शब्दों में हो जाता है। जैसे त के साथ ल अगर जुड़ जाए तो ल बन जाता है, आधा ल हो जाएगा। त के साथ ल बनेगा तो ल बनेगा। देखिए उत्लेख उल्लेख, त और ज के साथ अगर ज और झ जुड़ जाए तो फिर से ज बन जाएगा। सज्जन है तो सज्जन हो गया। त और त के साथ ट और ड अगर जुड़ा जाए तो ट और ड ही बनेगा, या तो ट बनेगा या तो ड बनेगा। तो उड्डयन है तो उड्डयन हो गया। त के साथ श अगर जुड़ जाए तो त का च और श का छ हो जाता है। देखिए त का च और श का छ हो जाएगा, तो उच्छ्वास है तो उच्छ्वास हो गया। त के साथ च या छ जुड़ जाए तो वो च ही बनता है, तो उच्चारण है तो उच्चारण हो गया। त के साथ अगर ह है तो त का द और ह का ध बनेगा। तत्हित, त का क्या बनेगा द और ह का क्या बनेगा ध, तो तद्धित हो गया। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। अब म संबंधी नियम क्या है, म के साथ अगर कोई स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जुड़ जाए तो बनेगा क्या, पंचम अक्षर बनेगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। मैं बताता हूं अभी। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है, ग घ। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य व य र ल व। ऊष्म व्यंजन क्या है, श स और श। तो इनका परिवर्तन किसमें बनेगा, पंचम अक्षर 5वां लेटर बनेगा, या तो फिर अनुस्वार, यानी ऊपर बिंदी आती है ना वो अनुस्वार। जैसे सम गम। अब देखिए म के साथ क्या जुड़ गया, एक स्पर्श व्यंजन है ग, ठीक है। तो ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन हो गया, तो संगम। रू र के और श के साथ अगर न जुड़ा हो, अगर इन तीनों के साथ न अगर आ जाए तो न का न हो जाता है, एकदम आसान है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन यह जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं कोई बात नहीं, आखिरी तक वीडियो अगर देखेंगे आप तो आपको आसान तरीका पहचानने का और उसका विच्छेद करने का मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए विसर्ग संधि सबसे आसान है। विसर्ग संधि में
किसी स्वर या व्यंजन के आने पर से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग, अब देखिए इसमें बहुत आसान है, विसर्ग का ओ होना नियम है, 5-6 नियम है अलग अलग तरह के। तो ओ कब हो जाता है? मनः, ये देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के साथ र आगर जुड़ रहा है, मनो मनः रथ है, तो यहाँ पर मनोरथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको शब्दों का रियाज करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। विसर्ग का र होना, निह धन, तो विसर्ग का र हो गया, निर्धन हो गया, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विसर्ग का श होना, निश्चल, तो निश्चल हो गया, श बन गया। इसी तरह इसमें भी विसर्ग का स होना, तो विसर्ग का स हो गया, देखिए विसर्ग का आधा स बन गया, यहाँ पर भी स बन गया। विसर्ग का श होना, निःकलंक, तो निःकलंक का निष्कलंक बन गया। तो ये आपको इस तरह के शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। विसर्ग के साथ अगर स और श, यानी ये आपके ऊष्म व्यंजन अगर आपके साथ जुड़े हों तो इसका अंत में क्या बन जाता है? विसर्ग, विसर्ग ही रहता है। जैसे दुःशासन, दुःशासन, अंतःकरण, अंतःकरण। अब आपका सबसे मोस्ट अवेटिंग, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि आप परीक्षा में आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। आपका प्रश्न सीधा ऐसे ही आएगा कि परीक्षा में कृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, इतने 3 कॉलम दिए रहेंगे और तो आपको करना क्या है? इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ क्या लिखना है? संधि। अगर यहाँ शब्द दिया है, देखिए तो ये शब्द अलग अलग करके दिया है, इसका आप संधि जोड़कर बनाइए यहाँ पर और बताइए कि ये कौन सी संधि है। उसी तरह से यहाँ पर आपको शब्द दिया है, अब इसको संधि अलग विच्छेद कीजिए और फिर उसका प्रकार बताइए। ठीक, तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं? दुर्दिन, सूर्योदय, सद्भावना, गणेश, सतजन और निर्जीव। दुर्दिन, दुर्दिन, विसर्ग देख के हमको पता चल गया कि ये विसर्ग संधि है। ये 2 बिंदु यानी विसर्ग, तो विसर्ग संधि तुरंत लिख लेना है। और दुर्दिन, सूर्योदय 2 शब्दों से मिलकर बना है, सूर्य और उदय, सूर्योदय। तो सूर्य, देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है, तो अ और उ दोनों स्वर हैं, इसलिए क्या बन गया? स्वर संधि। अब यहाँ पर देखिए ये शब्द दिया गया था हमको, सद्भावना, तो सद्भावना का त किस में परिवर्तित हो जाएगा? त थ द, तीसरा लेटर द, सद्भावना बन गया, है ना। और देखिए ये व्यंजन है जिसमें भी हलंत लगा हो अंत में, आपको पहचानने का एकदम आसान तरीका बता रहा हूं कि अगर आपके संधि विच्छेद में हलंत लगा हुआ लेटर है, धन के निशान के पहले हलंत लगा है, तो तुरंत समझ जाइए कि वो क्या है? व्यंजन संधि है। तो ये व्यंजन है और यहाँ पर भ व्यंजन है, ये तो व्यंजन संधि हो गया। अब गणेश, देखिए ये शब्द क्वेश्चन दिया गया था, तो गणेश, तो गण प्लस ईश। अब देखिए ण में अ है और ये ई स्वर है ही है, ये अ और दोनों स्वर मिला के स्वर संधि। सतजन, तो सतजन से क्या बनेगा? सज्जन। हाँ, तो ये हो गया व्यंजन संधि। विसर्ग यहाँ पर मैंने बताया था हलंत है और यहाँ पर ज है, हलंत है तो व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। निर्जीव दिया है, तो निर्जीव में र अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर विसर्ग में बदल जाएगा, तो निःजीव। और अगर विसर्ग आ गया यहाँ पे तो समझ जाइए कि ये क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा में आप थोड़ा सा रियाज, थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।